नमस्कार। मैं मणि सर क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है अभी हाल में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ है 90 घंटे का, तो उसके क्या परिणाम या क्या उसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ नीति अपनाता रहा। अभी 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरह से पहलगाम पे आतंकी हमले कराए गए, जिसमें 27 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उस हत्या के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने भी तय कर लिया कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इनके आकाओं को सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक हो गया है और भारत ने अपनी समग्र तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। तीनों सेनाएं, नभ, थल और जल, देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक जन आक्रोश उत्पन्न हो गया, तो सरकार को भी अब जवाबदेही तय करनी थी। ऐसे में भारत ने एक अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लेने के पश्चात 6 मई की रात या हम कह सकते 7 मई की सुबह पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के जितने भी महत्वपूर्ण आतंकी संगठन, उनके मुख्यालय को जमींदोज कर दिया गया। 100 से अधिक आतंकी संगठन मारे गए। उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भारत के मजबूत वायु सुरक्षा प्रणाली ने और भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया और उसके सभी प्रयास को हमने विफल कर दिया। भारत द्वारा जो पाकिस्तान पे सैन्य कार्रवाई की गई, आप ये समझ जाइए कि पाकिस्तान 90 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से भारत के शरणागत रूप में आ चुका। हाय हाय करना शुरू कर दिया, युद्ध रोका जाए, युद्ध रोका जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने और भारत के मिसाइल जो क्षमता है उससे पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों पर टारगेट हिट किया गया और टारगेट भी हमारा काफ़ी सफल रहा। पाकिस्तान अपनी समझ गया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भारत से जो भी लड़ाई लड़ा है वो अपने भरोसे नहीं लड़ा, वो दूसरे के भरोसे लड़ा। इस बार वो तुर्की और चाइना, ये न जाने कितने लोगों के समर्थन से लड़ने की कोशिश की। उसे लगता है कि हम भारत को पीछे कर सकते हैं। वो उसका भ्रम रहा और उसका भ्रम हमेशा बना रहेगा, लेकिन इसका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो ये इस पर एक लंबी बहस है, उस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। इस पर काफ़ी चर्चा है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में। हमारा जो महत्वपूर्ण विषय हमारा ये है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध जो अभी हुए हैं उसके बाद इसका भारत के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके कई व्यापक प्रभाव पड़े। ये हम कह सकते हैं इस युद्ध से बहुउद्देशीय लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। अब जैसे पहला तो ये संदेश गया पाकिस्तान को, विशेष करके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को और उनको संरक्षण देने वाले सेना और आईएसआई के लोगों को, ये स्पष्ट संदेश गया कि अब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले क्या था, भारत पर हमले होते थे, फिर हमले के बाद वो बैक हो जाते थे और पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में जलसा करते थे, तमाम चीज़ें भारत के खिलाफ तकरीरें पढ़ते थे, लेकिन अब उनको वहाँ भी सर छुपाने का अवसर दिखाई नहीं दे रहा है। इस हमले से वह हमको स्पष्ट हो गया कि अब हम कहीं सुरक्षित नहीं है। अब भारत ने भी स्पष्ट कर दिया, युद्ध विराम तो हमने लागू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला अगर भारत पर होता है तो भारत उसे युद्ध के रूप में देखेगा और उसका करारा प्रतिकार करेगा, जैसा अभी हमने किया है। तो अब आतंकी संगठनों को, उनको संरक्षण देने वाले आकाओं को यह समझ में आ गई कि हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि आतंकी संगठनों को जो जोरदार धक्का लगा है, अब उनको सद्बुद्धि होगी तो नए रास्ते खोलेंगे, और नहीं सद्बुद्धि होगी तो 72 हुरों के पास जाने के लिए जो बचे खुचे लोग हैं मौलाना, वो तैयार रहें। दूसरा ये, हमने पाकिस्तान के इस भ्रम को दूर कर दिया कि जो पाकिस्तान हमेशा हमें परमाणु हथियारों के संदर्भ में ब्लैकमेलिंग करता रहा कि हम परमाणु हथियार भारत पे छोड़ देंगे, भारत को तबाही ला देंगे,
उनके नेता, उनकी सुबह से लेकर शाम तक कोई न कोई उनके नेतागण ये मीडिया में आकर के बोल के चले जाते थे कि हम एटॉमिक पावर राष्ट्र हैं, हम भारत को बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस हम भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया और जिस तरह से उसके सेना को भारी क्षति पहुंचाया, उसके आतंकवादी संगठनों को भारी क्षति पहुंचाया, उससे साफ स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जो दुष्प्रभाव है भारत पर पड़ने वाला नहीं है। वह पाकिस्तान भारत पर कभी न्यूक्लियर डिटरेंस है अब नहीं कर सकता है। मतलब परमाणु भयादोहन का जो उसकी नीति थी वो अब समाप्त हो गई है। यद्यपि भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जैसा कि कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसके काफ़ी क्षति पहुंचाया है। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो सिस्टम था दक्षिण एशिया में वो समाप्त हो गया। अब पाकिस्तान अच्छा समझ गया कि ये हथियार कारगर नहीं है, हम कोई भी हरकत करेंगे तो भारत उसे युद्ध के रूप में हमारे करारा प्रतिकार करेगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गया। तीसरा ये कि इस युद्ध में भारतीय तकनीकी से विकसित जो हथियार हैं उसकी विश्वसनीयता वैश्विक पटल पर दिखाई दी। तो इस हथियारों से हमने आत्मरक्षा के रूप में अपनी सुरक्षा करने में सफल रहे। इसी हथियारों के द्वारा हमने जो है पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को वहीं पर ध्वस्त कर दिया, चाहे वो हमारा आकाश मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल रही है, चाहे वह हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन रहे हों, चाहे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हो। हमने जो भी हथियारों का प्रयोग किया पाकिस्तान के खिलाफ वो काफ़ी कारगर था, काफ़ी ठोस था। तो हमारी हथियारों की विश्वसनीयता वैश्विक पटल पर दिखाई दी। और वहीं दूसरी तरफ तुर्की के ड्रोन बहुत फेमस थे विश्व में। ये माना जाता है कि तुर्की का ड्रोन बहुत काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है लक्ष्य को भेजने में। उसको मैंने धूल चटा दिया। और पाकिस्तान के और चाइना के जो हथियार मिसाइल और उसके जेट विमान हैं उसको भी धूल चटा दिया। तो चाइना और तुर्की के जो हथियार ये बहुत तेज़ी से उभरते हुए दिखाई दे रहे थे विश्व व्यापार में, इनको गहरी चोट लगी है। अब इनको समझ में आ गया है कि अब हमारे हथियारों का जो है प्रभाव कम होगा। अब भारत के हथियारों का प्रभाव अर्थात भारत का रक्षा निर्यात बढ़ सकता है, इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से आगे जा सकती है। जैसा कि चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे हमारा आकाश हो, और चाहे हमारे जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो, एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, ये बहुत से ऐसे हमारे पास सिस्टम हैं जो वैश्विक निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन बातें क्लियर हो गया इस युद्ध से। पहला, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को करारी चोट, अब उन्हें समझ में आ गया है कि हम कहीं सुरक्षित नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग भारत के संदर्भ में अब चलने वाली नहीं है। भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से अब डरने वाला नहीं है, वो अपने आत्मरक्षा में हर संभव कदम उठाएगा। और तीसरा, भारत की स्वदेशी तकनीकी विशिष्ट हथियार, इन हथियारों से जहां हम एक ओर अपनी सुरक्षा करने में सफल रहे, वहीं दूसरी ओर अब इन हथियारों की विश्वसनीयता वैश्विक पटल पे जो उभर करके सामने आई है, उससे हमारे शस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, हमारे हथियारों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और इससे हमारा रक्षा उद्योग डेवलप होगा। चौथा ये है कि इस भारत पाकिस्तान के इस युद्ध से चौथा ये है कि इसमें भारत की जो विविधता युक्त संस्कृति है, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रजाति के लोग निवास करते हैं और आपस में कभी कभी संघर्ष भी दिखाई देता है। लेकिन इस युद्ध में, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में, सारा भारत एक था, अर्थात हमारे नेतृत्व को व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। भारत के सभी लोग एक तरफ से, और ये आप जान लीजिए, व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, बिना जन समर्थन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जन समर्थन के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें। एक प्रख्यात सैन्य विचारक क्लाडविच, कुछ लोग नाम सुने हो सकते हैं, उसने कहा कि शत्रु के खिलाफ युद्ध को प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जन समर्थन की विशेष भूमिका होती है। और यह जन समर्थन दो तरीके से होना चाहिए। पहला, अपने राष्ट्र के नागरिकों का जन समर्थन, और दूसरा, जिस राष्ट्र से आप लड़ने जा रहे हैं उस राष्ट्र के नागरिकों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। सौभाग्य की बात यह है कि इस युद्ध में हमें जन समर्थन अपने राष्ट्र का तो मिला ही मिला है, और पाकिस्तान के
नागरिकों का जन समर्थन हमें कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया, अगर हमारा प्रयास थोड़ा बेहतर तरीके से किए होते। जैसे बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति में बन गया है। सिंध तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से शासित जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ बलूचिस्तान भी है, उसके खिलाफ सिंध भी है, उसके खिलाफ पख्तूनिस्तान है। इन तीनों का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त नहीं है, ये तीनों का समर्थन भारत को प्राप्त हुआ। उसी तरह से प्राप्त होता दिखाई दिया जिस तरह से 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के मुक्त वाहिनी सेना का समर्थन भारतीय सेना को मिला। तो हमें इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में दोनों तरफ से समर्थन होता हुआ दिखाई दिया। ये अलग बात है कि जितना लाभ हमें उठाना चाहिए हम नहीं उठा सके, इसका पछतावा है, मलाल है। हमारा लीडर नेतृत्व है बिना किसी को विश्वास में लिए और इतराम समझौते को स्वीकार कर लिया, इस पर प्रदर्शन खड़ा हो रहा है। लेकिन ये जन समर्थन मिला है और ये जन समर्थन हमें बहुत ताकत प्रदान करती है। अगर राष्ट्र का समर्थन, आपको अपने परिवार का समर्थन मिल जाए तो आप किसी सी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार सक्षम होते दिखाई देंगे। वैसे राष्ट्र का युद्ध में जन समर्थन की बड़ी भूमिका होती है। तो एक व्यापक जन समर्थन हुआ, हमारी राष्ट्रीय एकता उभर करके सामने आई, ये पॉजिटिव रहा भारत के पास। पांचवा पॉइंट ये है कि हमने जो है पाकिस्तान के हर नापाक हरकतों का निगरानी करने के लिए जिस तरह से इसरो ने हमारा कार्य किया है, हमारा संगठन है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और उसके द्वारा हमने पाकिस्तान के हर हरकत को समझा, परखा, सूचना तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसरो ने निभाया। भाई देखिए, लक्ष्य आप कहाँ बिना सूचना के, भाई सटीक देखिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सूचना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपको शत्रु के बारे में सूचनाएं सटीक रूप से जानकारी प्राप्त होती तभी उसके खिलाफ हम रणनीति बना पाएंगे, और रणनीति अगर हमारी अच्छी रही तो भी हमारी जो है स्ट्रेटजी अगर अच्छी रही तभी हमारे हथियार वहाँ पर कारगर साबित होंगे। ऐसे तो कहाँ फेंक देंगे हथियार। तो इसरो की बड़ी भूमिका रही, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने भी अपना दम दिखाया कि इसके क्या महत्व है युद्ध में, है ना। और अब तो काफ़ी महत्व बढ़ चुका है, क्योंकि आज का जो वैश्विक पटल है, उस पटल पे जो लड़ाई होती है उसमें संचार तंत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती दिखाई देती है। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद इसरो की शानदार भूमिका के साथ साथ हमारे सेनाओं में सामंजस्य काफ़ी मजबूत रहा, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो। तीनों सेनाओं ने जिस तरह से अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए तत्पर दिखाई दिए, ये भी काफ़ी प्रशंसनीय रहा। तीनों की संयुक्त शक्ति ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। अब इससे क्या हो गया, इससे कहने का मतलब ये कि इस युद्ध से हमने एक साथ कई लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। ये केवल पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए विवश नहीं किया, पाकिस्तान को भारी चोट पहुंचाया ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को एक भय का वातावरण पैदा कर दिया, और उनको संरक्षण वाले दोनों को भी ये बता दिया कि भाई अब भारत चुप रहने वाला नहीं, इसका जवाब बहुत कारगर तरीके से दिया जाएगा। तो चाहे आतंकी संगठन हो, चाहे पहले ब्लैक मेलिंग का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान के जो हथियार प्रणाली है उसको ध्वस्त करने में जिस तरह से हमारे हथियार प्रणाली ने अपना परिचय दिया, इसका वैश्विक पटल पर जो महत्ता उभर करके आ रही है, इसका दूरगामी परिणाम भारत के रक्षा निर्यात पर दिखाई अवश्य देगा। ये भी रहा। तीनों सेनाओं का शक्ति का रहा, जन समर्थन जो देश को, जनता का समर्थन है, राष्ट्र की सेनाओं के साथ खड़ा रहा दिखाई दिया, चाहे राजनीतिक दलों का समर्थन हो, जनता का समर्थन हो, वो व्यापक रूप से दिखाई दिया। और ये हमारे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या है, प्रतीक है। किसी भी देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कहीं कहीं राष्ट्र के नागरिकों की भूमिका और उनका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सब एक साथ दिखाई दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे, और इससे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, एक अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भारत काफ़ी बदल चुका है। भारत हमारे किसी भी हमले का माकूल जवाब देने में सक्षम दिखाई देता। तो एक साथ कई लक्ष्य को हम प्राप्त किए। अब दूसरा मुद्दा यह है इसका विपक्ष में हमें जो लगता है कि कहीं न कहीं हमने अपनी आदर्शवादी नीति को अपना लिया। इसमें थोड़ा सा
क्योंकि हम कौटिल्य के देश की नागरिक हैं। आचार्य कौटिल्य जो है एक महत्वपूर्ण सैन्य विचारक थे। इन्होंने कहा जब शत्रु घोर विपत्ति काल में हो तो शत्रु पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु के खिलाफ दया ममता, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दया ममता करुणा का कोई स्थान नहीं है, और वो भी पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, उसके साथ दया का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने दयालुता दिखा दिया, क्योंकि अभी जो तनाव हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच, इस दौरान पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ाई करने लगा, और टू फ्रंट पर कोई भी वार करेगा तो कहीं ना कहीं एक फ्रंट कमजोर होगा ही। टू फ्रंट वार आ गया, एक फ्रंट एक्सटर्नल, एक फ्रंट इंटरनल। एक तरफ पाकिस्तान की सेना टीटीपी से, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सेना को भारी क्षति उठाना पड़ा, अर्थात पाकिस्तान आंतरिक मोर्चे पर विफल होता दिखाई दिया, और भावी संभावना यही है कि पाकिस्तान खंड होता दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द ही यह भी दिखाई देगा। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो दो मोर्चे पर पाकिस्तान को लड़ाई लड़ना पड़ा इस युद्ध में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर, पाकिस्तान को किसी खास विश्व का सामना समर्थन प्राप्त होता नहीं दिखाई दिया। बस टर्की और दूसरा चीन, इन दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। इन्हीं स्वार्थ के चलते टर्की और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। खैर, उस सपोर्ट का कोई प्रभाव, रत्ती भर प्रभाव भारतीय सेना पर नहीं दिखाई दिया, भारत के मनोबल पर कहीं नहीं दिखाई दिया। भारत का मनोबल पहले भी हाई था, युद्ध के दौरान भी हाई था, और आज भी हाई है। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो जिस हालात में है, उस हालात को हमको लाभ उठाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने कहा था कोविड संकट के दौरान, आपदा में अवसर। तो पाकिस्तान एक आपदाग्रस्त राष्ट्र है इस समय, हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें बलूचिस्तान, यदि पाकिस्तान के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनकी सेना आईएसआई खुल करके आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कहती है भारत के विरुद्ध, तो हमें भी खुल करके कहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हम बलूचिस्तान को हर संभव सहायता देंगे, जो बलूचिस्तान हमसे चाहता है या उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है। अगर हम बलूचिस्तान को सपोर्ट कर देंगे, पाकिस्तान अपने आप अलग हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो पाकिस्तान जितना ही खंड खंड होगा वो भारत के हित में होगा। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और आगे भी हमें कोशिश करनी चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का ममता, किसी प्रकार का भाव, कोई पड़ोसी देश या हमारी पंचशील नीति आदर्शवादी थी, उसका बड़ा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। वन साइडेड प्यार नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है, तभी होता है। हमारी पंचशील वन साइडेड थी कि हम पड़ोसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और हम ये कह नहीं, हम ये आपकी संप्रभुता का विषय, हमने अब हल नहीं करेंगे। अगर आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप अवश्य करेंगे, और अब ये समय आ गया है। तो मैं पंचशील को बहुत अच्छा नहीं मानता, हाँ गुटनिरपेक्षता को अच्छा मानता हूँ, लेकिन पंचशील को नहीं स्वीकार करता। आज के हालात में हम हमारे पड़ोसी देश, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, ये सभी ने समय समय पर चैन का साथ दिया भारत के खिलाफ। और ये राष्ट्र हमसे उम्मीद करें कि हम भारत पंचशील नीति के तहत, बिग ब्रदर की नीति के तहत हमारे साथ अच्छे संबंध बर्ताव करें, हमें सहयोग करें, संभव नहीं है। हमें यथार्थवादी नीति अपनाना ही चाहिए। तो पाकिस्तान के इस युद्ध में हमें पंचशील जैसी नीतियों की आवश्यकता नहीं है। हमें दुनिया के समय आदर्शवाद देने दिखाना, हमें अपने राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हर नेतृत्वकर्ता को यही होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। तो एक अवसर हमने गंवा दिया बलूचिस्तान को अलग करने का, बड़ा अच्छा अवसर था। अगर ये 2-3 दिन और चला होता तो जिस तरह से 71 की लड़ाई में पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका, पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में भी वही कर सकती थी, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया कि चलो भाई, तुम नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं चाहते हैं,
लेकिन यह है कि थोड़ा सा और चलना चाहिए था, ताकि बलूचिस्तान को अलग कर दें, सिंध को अलग कर दें और सीधा रास्ता ले ले गुजरात से लेकर के सिंध और बलूचिस्तान होते हुए ईरान अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। एक सेफ कॉरिडोर हम विकसित कर लें और पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर दें, एक भू अवस्थित लैंड लॉकेड कंट्री बन जाए। वो अपने आप अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का आशय हमारा ये कि इस युद्ध के द्वारा हमें एक साथ कई सफल लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। ये कहिए बहुआयामी लक्ष्य प्राप्त हुए जो कोई भी हमने अफसोस किया, और थोड़ा सा निगेटिव ये रहा कि जो और कुछ करना चाहिए था वो हम चूक गए। हमें आतंक संगठनों पर और करारा प्रहार करना चाहिए था, शर्तें थोपनी चाहिए था कि हम युद्ध को तभी विराम लागू करेंगे जब आप आतंकी संगठनों के आकाओं को भारत सौंपेंगे। और आप जान लीजिए, सत्य के द्वारा शांति की स्थापना होती है। आप एक शक्तिशाली राष्ट्र हो, हैं, हम पर कोई बहुत वैश्विक दबाव नहीं पड़ सकता था। दबाव देने वाला राष्ट्र जो भी है वो जानता कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। सोवियत रूस हमारे साथ हमेशा बना हुआ है, इजराइल हमारे साथ बना हुआ है, अन्य पश्चिमी राष्ट्र हमारे साथ बना हुआ। तो अमेरिका जैसे राष्ट्र हम पर बहुत ज़्यादा दबाव एक सीमा से ज़्यादा नहीं दे सकते थे। आज हमारी इकोनॉमी पूरी विश्व की व्यवस्था को प्रभावित करती दिखाई देती है। कोई राष्ट्र अपने हितों की अनदेखी करके वो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता भारत के खिलाफ। भारत आज वैश्विक हितों को प्रभावित करता है। तो आपके पास जो आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक शक्ति है, इस शक्ति के बल पर हम अपनी सीमा पर शांति बना रख सकते हैं, और इसी शक्ति के बल पर दुश्मन को वो सभी चोट पहुंचा सकते हैं जो हमारे हितों के विरुद्ध है। तो कहने का आशय यह है कि यह युद्ध है, और इस युद्ध के बाद कई इसके परिणाम उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि हम बुद्ध के देश हैं, शांतिप्रिय देश हैं, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है, हैं? तो शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो, ये बात सही है, लेकिन ये केवल भारत पर लागू नहीं होता है, पड़ोसी देशों पर भी लागू होना चाहिए। अब देखना यह है कि ऐसी सद्बुद्धि पाकिस्तान को कब आती है, चाइना को कब आती है। अगर चाइना पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की सद्बुद्धि आ जाए तो दक्षिण एशिया को एशियान बनने में देर नहीं लगेगी, अर्थात एशियान की तरह दक्षिण एशिया भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में बनी रहेगी। जय हिंद।